हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं? आज हम सीखने वाले हैं सेक्शन 4 का दूसरा लेसन। ये लेसन मतलब जैसे 4.1 में हमने देखा था हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, और स्पेशल हमको नॉवेल्स सीखना है इस सेक्शन में। तो नॉवेल्स में बेसिक सारी इंफॉर्मेशन हमने पहले ले ली कि क्या है, उसकी हिस्ट्री कैसे होती है, टाइप्स ऑफ नॉवेल सब देखा। अब उसके बाद जैसे आप जानते हैं कि वी हैव 3 नॉवेल्स फॉर आवर स्टडी। ओके, तो उसमें से पहला नॉवेल 4.2 में दिया हुआ है। एक नॉवेल है अपने स्टडी के लिए, पूरा का पूरा नॉवेल नहीं है, नॉवेल का कुछ हिस्सा आपको दिया हुआ है, मतलब उसकी समरी वगैरह बना के आपके लिए दिया हुआ है। तो हमको ये देखना है ये नॉवेल कैसा है, क्या है। नॉवेल है टू सर्व विथ लव। बहुत ही ब्यूटीफुल नॉवेल है। पूरा नॉवेल आप पढ़ सकते हैं आपको अगर टाइम मिला तो। हालांकि इसके ऊपर मूवी बनी हुई है, बहुत अच्छी मूवी है, आप देख सकते हैं। दिस इज अबाउट द एजुकेशन सिस्टम एंड व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर एक्सपेक्टेड हियर, ये बताया गया। दिस इज रिटन बाय यूस्टस एडवर्ड रिकार्डो ब्रेथवेट। तो ये ब्रेथवेट ने लिखा हुआ है ये नॉवेल। ओके, दिस नॉवेल इज अबाउट क्लास कॉन्फ्लिक्ट, अबाउट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन दैट इज डन इन द वर्ल्ड। ब्लैक व्हाइट लोगों के बीच में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो वो इसके अंदर डिस्क्राइब किया गया है। ओके, तो देखते हैं नॉवेल। बहुत कुछ हमको सीखने को मिलने वाला है इस नॉवेल के बारे में। लेट्स लर्न इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द राइटर, दैट इज यूस्टस एडवर्ड रिकार्डो ब्रेथवेट। He was born in the year 1912 and passed in the year 2016. थोड़ा सा लाइफ स्पैन देखो आप, 104 साल तक वो रहे। नोन एज E.R. ब्रेथवेट, ये थोड़ा सा अच्छा नाम है, शॉर्ट में है। E.R. ब्रेथवेट वॉज गयानीज बॉर्न, मतलब गयाना, गयाना मालूम है कहां पे है? वेस्ट इंडीज का एक हिस्सा है। गयानीज बॉर्न ब्रिटिश, बाद में ब्रिटेन में गए हो, ब्रिटिश अमेरिकन नॉवेलिस्ट, मतलब गयाना ब्रिटिश अमेरिकन, ऐसा। गयाना इज बॉर्न ब्रिटिश अमेरिकन नॉवेलिस्ट, राइटर, टीचर एंड डिप्लोमेट। डिप्लोमेट मतलब एक गवर्नमेंट का, एक कंट्री का दूसरे कंट्री में जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, दैट इज कॉल्ड एज डिप्लोमेट। बेस्ट नोन फॉर स्टोरीज ऑफ सोशल कंडीशंस एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक पर्सन, ब्लैक पीपल। तो काले गोरों के बीच में जो झगड़ा होता था उसके बारे में उन्होंने जो कुछ लिखा उसके बारे में वो फेमस है। He was the author of one of the famous 1959 autobiographical novels, To Sir with Love। तो उन्होंने नॉवेल्स तो लिखे, लेकिन To Sir with Love ये जो नॉवेल है, दिस इज ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल, और वो उनके फेमस नॉवेल्स में से एक है। He also wrote a kind of homecoming about his tour of Africa। तो अफ्रीका जब जाके आए तो अफ्रीका उनका जैसे रूट था, तो उन्होंने बोले a kind of homecoming, मतलब घर आए जैसा लगा, उन्होंने लिखा है उसके अंदर। दैट इज द नेम ऑफ दिस हिज बुक, about his tour of Africa। A Choice of Straws, a novel set in London, Choice of Straws, and Reluctant Neighbors, a memoir and a treatise about racism। तो ये Reluctant Neighbors, Unwilling Neighbors, ऐसा उन्होंने लिखा था। That is about a memoir, मतलब is memory, and a treatise about the regulations, rules about racism। Braithwaite's numerous writings primarily deal with the difficulties of being an educated black man। तो उनके जो numerous many writings है, primarily deal with, basically they deal with
द डिफिकल्टीज ऑफ बीइंग एन एजुकेटेड ब्लैक मैन, मतलब हाउ डिफिकल्ट इट इज टू बी एन एजुकेटेड ब्लैक मैन, उसके बारे में वो डील करता है. अ ब्लैक सोशल वर्कर, अ ब्लैक टीचर and simply a human being who found himself in a set of inhuman circumstances. तो what is the effect of being a black person? ब्लैक होने के क्या इफेक्ट्स हैं? फिर वो ब्लैक इंसान हो, ब्लैक सोशल वर्कर हो, या ब्लैक टीचर हो, या सिंपली ह्यूमन बीइंग, इंसान भी है आप, एक इन ह्यूमन सर्कमस्टांसेस में जहां पे इंसान को इंसान नहीं मानता, उसके कलर पर डिसाइड करता है कि वो कैसा है. ये सब चीजों के बारे में वो लिखते हैं. नाउ फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर नॉवेल, टू सर्व विथ लव इज एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल, मतलब इट टेल्स अबाउट हिज ओन लाइफ, इट इज हिज ओन स्टोरी. द नैरेटर इज एन इंजीनियर, बट टू मेक बोथ एंड्स मीट, इसका मतलब टू अर्न लाइवलीहुड, he accepts the job of a teacher in a rough London East End school. A rough मतलब जहां पे people polite नहीं है. कौन सा एरिया? लंदन ईस्ट एंड स्कूल, लंदन के ईस्ट एंड के एक स्कूल में उन्होंने जॉब ले जहां पे people were very rough. The school is full of troublemaker students who were rejected from other schools for their behavior. तो यहाँ पे सब ऐसे बच्चे थे who were rejected in other schools, उनको स्कूल से निकाल दिया इनडिसिप्लिन की वजह से, और सब इधर आके भर्ती हो गए थे. At the beginning, the narrator is ridiculed and bullied by the students. तो उनको रिडिक्यूल करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे. And was bullied, he was troubled, उनको परेशान करते थे अलग अलग तरीके से by the students. But later, his calm demeanor and a desire to see them succeed gradually earn him their respect. धीरे धीरे his calm demeanor, मतलब approach, he approached the students in a very calm and quiet way. शांति से उन्होंने अप्रोच किया. उसकी वजह से क्या हुआ? डिजायर टू सी देम सक्सीड, तो वो चाहते थे कि बच्चे सक्सेसफुल हो. ग्रेजुअली अर्न हिम their respect. धीरे धीरे they started respecting him because they came to know that he is a real person. वो सच में हमारा भला चाहता है. तो फिर उनका भी अप्रोच इनके प्रति बदल गया. So this is normal general thing about the novel. नॉवेल की बेसिक जानकारी इसके अंदर यहाँ पे दी है. अब इसके अंदर देखो कैरेक्टर्स कौन से हैं. देयर आर मेन कैरेक्टर्स. मेन कैरेक्टर्स के अंदर रिकी ब्रेथवेट जो नैरेटर है, ओके, फर्स्ट पर्सन में लिखा हुआ है. देन जिलियन ब्लैंचार्ड एक कैरेक्टर है. देन मिसेस डेल इवांस, डेनम, पैमेला डेयर एंड मिस्टर फ्लोरियन. These are the main characters in the novel. There are some other minor characters as well. और minor character में है बॉब बेलमॉन्ट, जैकलिन ब्लेंडर, क्लिंटी, सेल्मा ड्रू, हैकमैन, मोयरा जोसेफ, पामर, यूफेमा फिलिप्स, जेन पर्सल, लॉरेन सील्स, जेस बेलमॉन्ट, बकली, जॉसी डेव्स, पैट्रिक फर्नमैन, टिक जैक्सन, मोनिका पेज, बारबरा पेग, पॉटर, सिपियानो, थियो वॉटसन. ये माइनर कैरेक्टर्स है. सो देयर आर प्लेंटी ऑफ कैरेक्टर्स इन द नॉवेल. एक नॉवेल में होते ही है बिकॉज इट इज अ लॉन्ग स्टोरी. लेट अस सी द समरी ऑफ द नॉवेल. इन शॉर्ट क्या क्या बताया गया है. ओके, मैं क्विकली पढ़ के बताता हूं. To serve with love is a work of fiction based on the life of the author. It is a fiction, मतलब थोड़ा सा imagination भी उसके अंदर डाला हुआ है और author के लाइफ पे ये based भी है. E.R. Braithwaite, the main character E.R. Braithwaite works as an engineer in an oil refinery. He served in the Royal British Air Force in the war. After the war, being a black person,
तो उन्होंने ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स में भी काम किया, लेकिन वॉर खत्म हो गया, लड़ाई खत्म हो गई. आफ्टर द वॉर बीइंग अ ब्लैक पर्सन वाज अनेबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट. उसको कोई काम नहीं दे रहा था. ही वॉज अनएम्प्लॉयड. एज अ लास्ट रिसोर्ट ही अप्लाइड इन स्कूल टू बिकम अ टीचर. He decided to become a teacher. Surprisingly, he is accepted at the Greenslade School. नाम क्या है स्कूल का? Greenslade School in London's East End, East part में, and it's set to teach the senior classes of the school. तो उसके senior classes में उनको सिखाने का मौका मिला, मतलब 10th, 11th, 12th लेवल के बच्चों को सिखाने का मौका उनको मिला. While reading the novel, we have to understand that the time period in which the story takes place is very important. ये ध्यान में रखो अभी नॉवेल सीखते समय. The time period in which the story takes place is very important. टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है. उस समय कौन सा था, पीरियड कौन सा था, ये इंपॉर्टेंट है. Braithwaite finds that even though he considers himself British and has served in the Royal Air Force, RAF, the English do not consider him to be one of them. So he is a British, वो ब्रिटेन में रहता है और रॉयल एयरफोर्स में उनने काम भी किया है, तो उनको लगता है कि आई एम ब्रिटिश. बट अदर पीपल लिविंग इन ब्रिटेन डिडंट एक्सेप्ट हिम एज अ ब्रिटिश बिकॉज ही वॉज ब्लैक. This leads Braithwaite to feel bitter about the English and colonialism as well as about his white students. So as he was not accepted by other, दूसरों ने उनको स्वीकार नहीं किया था तो उनको बुरा लगता था. तो उनके मन में उन लोगों के प्रति, कौन, एक तो इंग्लिश लोगों के प्रति उनको उनके मन में बुरा भाव था कि ये लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करते. दूसरा कॉलोनियलिज्म, कॉलोनाइजेशन की प्रोसेस, क्योंकि उनको लगता था कि कॉलोनियलिज्म की वजह से ये सब हुआ, क्योंकि अंग्रेज हर जगह पे जाते हैं, हर जगह पे वो लोग क्या करते हैं, वो लोगों को गुलाम बनाते हैं. इसके खिलाफ भी उनके मन में एक तरह का हेट्रेड पैदा हुआ था, एज वेल एज अबाउट द वाइट स्टूडेंट्स. और वाइट स्टूडेंट्स भी, वाइट लोगों के लिए, वाइट स्टूडेंट्स के लिए भी उनके मन में थोड़ा सा गुस्सा था. मीन्स ही यूज्ड टू फील बिटर, मतलब कड़वाहट उनके मन में थी. ब्रेथवेट्स टीचिंग पोजीशन स्टार्ट्स आउट रफली. तो उनका टीचिंग कैसे हुआ? रफली, कुछ स्मूथ नहीं था, रफ था. एंड इज एम्बेरेस्ड टाइम एंड अगेन, मतलब बार बार उनको एम्बेरेस होना पड़ा, बार बार उनको अजीब फीलिंग का सामना करना पड़ा. He considers his students disrespectful, ill-mannered and mischievous, while his students, वो बच्चों को कैसे समझते थे? He considered his students as disrespectful, वो रिस्पेक्ट नहीं करते दूसरों की, ill-mannered, उनके पास मैनर नहीं है, and mischievous, कुछ ना कुछ तो खोड़ा करते रहते हैं, ऐसा उनको लगता था. While his students consider him, फिर बच्चे क्या समझते थे उनको? To be an arrogant outsider. बोलते थे तो आउटसाइडर है और ऊपर से एरोगेंट है, arrogant outsider, unfamiliar with the social environment in which they have grown up. हम जिस सोशल एनवायरमेंट में, सामाजिक परिस्थितियों में हम बड़े हुए हैं, उनके बारे में इनको कुछ नहीं मालूम. He is unfamiliar. He's arrogant outsider, बाहर का इंसान है, इंग्लैंड का थोड़ी ना है, तो ब्लैक है, ऐसा स्टूडेंट्स को लगता था. तो जाहिर है इन चीजों की वजह से उनमें बनती नहीं थी, क्योंकि दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति अच्छे विचार नहीं थे, कड़वाहट थी. द स्टूडेंट्स हैरास हिम फ्रॉम डे वन, स्लैमिंग देयर डेस्क्स ड्यूरिंग द लेक्चर्स. व्हाट वेयर द टेक्निक्स यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स? बच्चे क्या करते थे? दे स्लैम्ड द डेस्क्स ड्यूरिंग द लेक्चर यूजिंग फाउल लैंग्वेज, मतलब गलत भाषा का प्रयोग करते थे. एंड बुलिंग हिम टू अ ग्रेट एक्सटेंट, और बहुत परेशान करते थे, बहुत सताते थे. इवन द गर्ल स्टूडेंट्स डोंट स्पेयर अ मोमेंट टू हैरास ब्रेथवेट.
अच्छा लड़के तो लड़के, लेकिन लड़कियां भी बहुत बार ऐसा होता था कि दे डिडंट वेस्ट टाइम टू ट्रबल हिम, हैरास हिम। लड़कियां भी परेशान करती थी। इन रिएक्शन टू दैट, ब्रेथवेट verbally scolds the girls for acting in an unladylike manner and being unruly in the class. So ब्रेथवेट verbally scolds मतलब उन पे चिल्लाता था, उनको डांटता था, फॉर एक्टिंग इन एन अनलेडीलाइक मैनर, मतलब लेडीज ऐसे थोड़ी ना बिहेव करते हैं, थोड़ा तो गर्ल्स के जैसा बिहेव करो, ऐसा भी वो लड़कियों को बोलते थे। एंड बीइंग अनरूली इन द क्लास, वो डांटते थे। When he understands that his outburst has not gained him any respect, उनको समझ में आया, थोड़ा सा समय लगा बट बाद में उनको समझ में आया कि उनका जो आउटबर्स्ट है, मतलब गुस्सा जाहिर करने का जो तरीका है, हैज नॉट गेन्ड हिम एनी रिस्पेक्ट, उनको इसकी वजह से कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था या उसका कुछ फायदा नहीं हो रहा था उनके आउटबर्स्ट का गुस्सा करने का। एंड कोऑपरेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स से कोऑपरेशन भी नहीं मिल रहा था। तो हैज गेन्ड, ना रिस्पेक्ट मिला ना कोऑपरेशन मिला, ये दो चीजें उनको एक्सपेक्टेड थी लेकिन नहीं मिली। ही चेंजेस हिज टीचिंग एंड हैंडलिंग टैक्टिक्स एंड ही डिसाइड्स टू इंटरैक्ट विद देम एज दो दे आर एडल्ट्स एंड रिस्पेक्टेबल पर्सन्स। तो जब उनको पता चला कि गुस्सा करके, चिल्ला के, पुकार के इट वॉज नॉट गोइंग टू हैव एनी इम्पैक्ट, ना उनको रिस्पेक्ट मिल रहा था ना कोऑपरेशन, तो उन्होंने सोचा अब तरीका बदलते हैं, क्योंकि जब तक आप तरीका नहीं बदलोगे रिजल्ट नहीं बदलेगा। तो उन्होंने तरीका बदल दिया। तो ही डिसाइडेड टू बिहेव विद द स्टूडेंट्स लाइक ग्रोन अप, ओके, इंटरैक्ट विद देम एज दो दे आर एडल्ट्स एंड रिस्पेक्टेबल पर्सन्स। तो एडल्ट है ये सोच के उन्होंने उनके साथ बिहेव करना शुरू कर दिया। ही रिक्वायर्स एवरी गर्ल बी रेफर्ड एज मिस एंड दैट स्टूडेंट्स कॉल हिम सर। तो उन्होंने बोला कि हर लड़की क्या बोलेगी, हर लड़की को क्या बोला जाएगा। उन्होंने डिसाइड किया कि हर लड़की को मिस बोला जाएगा, मतलब उनको रिस्पेक्ट से बोलो, और बच्चों ने उनको सर बोलना, सिर्फ नाम से नहीं बुलाना। At first, the students find this level of difference ridiculous and unnecessary. तो this level of difference, मतलब इस तरह का रेफरेंस जो किया जा रहा था, that was ridiculous, मतलब अजीब है, स्ट्रेंज है, एंड अननेसेसरी। ऐसा क्यों बोलना, पर हम दोस्तों को थोड़े ना रिस्पेक्टफुली बुलाते हैं, है ना। तो वो बच्चे सोचने लगे कि कैसे क्या रिस्पेक्ट दे सकते हैं बच्चों को, दोस्तों को। However, they come around after only a few weeks, completely changing both their hygiene and their attitude towards one another. लेकिन धीरे 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 उनका अप्रोच बदलने लग गया, एक दूसरे के प्रति उनके विचार बदलने लग गए, ओके, एंड ऑल्सो देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स वन अनदर चेंज्ड। दिस मार्क्स द सक्सेस ऑफ ब्रेथवेट in handling the students in a very amicable way. और ये सब क्यों हुआ? Because Brathwaite handled the students in a very amicable, मतलब friendly way. To increase the class cultural exposure, he takes them on a field trip and excursions to museums and theaters. तो क्या क्या उन्होंने प्रोग्राम अरेंज किए, देखो। उनका कल्चरल एक्सपोजर करने के लिए ही टेक्स देम ऑन फील्ड ट्रिप्स पे लेके गए, एंड एक्सकर्शंस मीन्स कुछ ढूंढने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, जैसे ट्रैकिंग वगैरह पे लेके गए, टू म्यूजियम्स एंड थिएटर्स। टू एवरीवन सरप्राइज, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नेवर बीन। और सबको ये देख के सरप्राइज हुआ कि काफी सारे बच्चे कभी ऐसी जगह पे गए नहीं थे, तो कुछ नया उनको मिल रहा था। A white female teacher, Gillian Blanchard, accompanies the class on these excursions. तो एक white teacher थी, Gillian Blanchard. She also accompanied them. This marks the beginning of a friendship between Blanchard and Brathwaite. तो दोनों में फ्रेंडशिप
हुई वो व्हाइट लेडी टीचर और ब्रेथवेट के बीच में. सिमिलरली ब्रेथवेट्स रिलेशनशिप विद हिज स्टूडेंट्स इज टेस्टेड मेनी अ टाइम्स. तो उनका जो रिलेशनशिप बच्चों के साथ था इसका भी बार बार टेस्ट हुआ. ऐसे मौके आए जब वो टूटने लगा था, फिर से बढ़ने लगा था, बिखरने लगा था, सिमटने लगा था. Although his students frequently disappoint and hurt him, he learns to forgive them. This is very important quality that he developed. The students frequently disappoint and hurt him. He learns to forgive them. माफ करना सीख गया वो. The students constantly surprise him with their maturity, empathy and knowledge. तो बच्चे भी कभी कभी उनको सरप्राइज करते थे उनके मैच्योरिटी से कि सच में बच्चे मैच्योर है ये. एम्पथी मतलब फेलो फीलिंग. दे यूज्ड टू फील व्हाट पेन ही फेल्ट एंड आल्सो नॉलेज. उनके पास ये सब था लेकिन उनको थोड़ा सा एनकरेज करना जरूरी था. Another facet of the story which greatly affects its narrative lies in the heavy history of colonialism, its dark consequences, mental and physical trauma that increases Braithwaite's hatred and wrath for British. So, another facet, मतलब another aspect, एक और पहलू इस कहानी का, इस पूरे नैरेटिव का, पूरे स्टोरी का, ये है इन द हेवी हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियलिज्म. मतलब इस नॉवेल में कॉलोनियलिज्म मतलब विस्तारवाद, जहाँ पे लोग अंग्रेज अलग अलग जगह पे जाके अपने कॉलोनीज उन्होंने बनाए, वसाहत बनाई. तो वो उसका बैकग्राउंड भी इसको है इन इट्स डार्क कॉन्सिक्वेंसेस, और उसके जो भी गहरे असर हुए कॉलोनियलिज्म के, उसके असर को भी ये कहानी हाईलाइट करती है. मेंटल एंड फिजिकल ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा, फिजिकल ट्रॉमा मतलब अनस्टेडीनेस, इनस्टेबिलिटी. तो उनको मेंटल प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ा, फिजिकल प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ा, दैट इंक्रीजेस ब्रेथवेट्स हेट्रेड एंड राथ फॉर ब्रिटिश. जिसकी वजह से जो तकलीफ उनको सहन करनी पड़ी, उसकी वजह से ब्रेथवेट के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा के भाव उत्पन्न हुए. मीन्स अ फीलिंग ऑफ हेट्रेड एंड राथ मीन्स एंगर फॉर ब्रिटिश. ही कॉन्स्टेंटली फील्स द प्रेजुडिशियल इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म. ही कॉन्स्टेंटली फील्स, वो हमेशा महसूस करते हैं क्या? प्रेजुडाइशियल. प्रेजुडाइज का मतलब क्या होता है? प्रेजुडाइज मतलब किसी को मिलने से पहले ही हम उसके बारे में ओपिनियन बना लेते हैं. तो व्हाइट लोगों के मन में ब्लैक लोगों के प्रति जो विचार थे, पहले से बनाए हुए विचार थे, तो ये कहते प्रेजुडाइज. ओके, मतलब इमैच्योर या प्रीमैच्योर थिंकिंग. इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म व्हाइल लिविंग इन इंग्लैंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड. तो ही फील्स द इफेक्ट्स ऑफ colonialism while living in England after World War II, and these negative experiences frequently shape his thoughts and actions. तो उनके मन में भी अंग्रेजों के प्रति बुरे विचार थे और उनके विचार उनके आचार या बिहेवियर के ऊपर असर कर रहे थे. Braithwaite is surprised and shocked by the conditions in which these students live. ये बच्चे किस हालत में रहते हैं, कौन सी परिस्थिति में रहते हैं, ये देख के भी ब्रेथवेट को बहुत बुरा लगता था. एंड ही वाज शॉक्ड, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये बच्चे ऐसी हालत में भी रहते होंगे. एंड ऑल्सो द फिजिकल ट्रॉमा ऑफ द वॉर दैट कैन बी सीन थ्रू आउट हिज टीचिंग एनवायरमेंट. फिजिकल ट्रॉमा ऑफ वॉर, वर्ल्ड वॉर सेकेंड का जो फिजिकल ट्रॉमा उनके शरीर के ऊपर जो असर हुआ, वो भी बार बार हमको इस कहानी में दिखता है. ओके, तो ये पूरी कहानी की समरी है. ओके, समरी में हमने देखा कि पूरे स्टोरी में क्या क्या चीज़ें बताई गई है. ओके, आगे के वीडियो में हम उसके कुछ और पहलुओं के बारे में बात करेंगे. मिलते हैं फिर से थोड़ी देर के बाद. जय हिंद.